देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। ये सत्र कई मायने में खास होने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के रूप में शपथ ली। बता दें कि राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 28 जून को बहस होगी। वहीं 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री बहस का जवाब देंगे। ये सत्र 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कुल 8 बैठकें होने वाली हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और इसी क्रम में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत कई सांसदों को शपथ दिलाई। बाकी सांसदों को भी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि शपथ दिला रहे। आज और कल सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव हो जाएगा। चलिए बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान कामयाबी की नई कहानी लिखने को तैयार है। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक ने सफलता की हैट्रिक लगा दी। रविवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुष्पक ने तीसरी सफल उड़ान भरी। इस कामयाबी से अंतरिक्ष में भारत अपने मिशन लॉन्च करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। देखिए ये कामयाबी भारत के लिए कितनी अहम क्यों है। ये उम्मीदों की उड़ान है। ये अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की पहचान है। ये उड़ान अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखने वाली है। कर्नाटक के त्रिदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में रविवार को इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक ने तीसरी बार सफल लैंडिंग करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। इसरो ने इस परीक्षण को लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 03 का नाम दिया है। 03 इसीलिए क्योंकि इसके 2 परीक्षण पहले ही सफल हो चुके हैं। इसरो के लिए ये परीक्षण बेहद अहम था क्योंकि इसके सफल होने से भारतीय एरोनॉटिक्स के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल किसी भी स्पेस मिशन पर गए रॉकेट का वो हिस्सा होता है जिसमें सवार होकर अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौटते हैं। किसी विमान की तरह ही इस लॉन्च व्हीकल को कई मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतरिक्ष से लौटते वक्त इस लॉन्च व्हीकल के पास ईंधन नहीं होता, लिहाजा इसे कंप्यूटर की मदद से खुद ही उड़ान भरते हुए रनवे पर सटीक लैंडिंग करनी होती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा दाखिल होते समय इस स्पेसक्राफ्ट को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वायुमंडल के घर्षण से इसका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए इस स्पेसक्राफ्ट को अपने रनवे तक पहुंचने का रास्ता खुद ही ढूंढना होता है। अभी तक ये काबिलियत विश्व के चुनिंदा देशों के पास ही है और अब बहुत जल्द भारत का नाम भी ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ जाएगा। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक के इस परीक्षण के लिए एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर को चुना गया।
रविवार सुबह करीब 7:10 पर चिनूक हेलीकॉप्टर इस लॉन्च व्हीकल को रनवे से 4.5 किलोमीटर दूर आसमान में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया। वहां से पुष्पक को आसमान में छोड़ दिया गया। पुष्पक ने बड़ी सावधानी से सटीक उड़ान भरते हुए खुद ही रनवे पर उतरने का रास्ता बनाया। ये कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि परीक्षण के दौरान तेज हवा पुष्पक के सामने हर पल नई चुनौती खड़ी कर रही थी। उतरते वक्त पुष्पक की रफ्तार किसी भी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा थी। लैंड करते वक्त पुष्पक की रफ्तार करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पैराशूट खुलने के बाद इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसके बाद पहियों पर ब्रेक लगे और पुष्पक पूरी तरह रुक गया। इतनी रफ्तार पर संतुलन बनाए रखते हुए सटीक लैंडिंग करके पुष्पक विमान ने खुद को साबित कर दिया। इससे पहले इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ने LEXC-1 और LEXC-2 परीक्षण में भी सफल उड़ान भरी थी। अब LEXC-3 में पुष्पक ने कामयाबी की हैट्रिक लगा दी। पुष्पक की ये सफल लैंडिंग भविष्य में अंतरिक्ष से लौटने वाले मिशन की कामयाबी की झलक पेश कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसरो के तमाम सेंटर, वायुसेना और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर काम किया। इसकी सफलता से इसरो को भविष्य में दोबारा इस्तेमाल होने वाली लॉन्च व्हीकल बनाने में मदद मिलेगी। इस सफल परीक्षण ने इसरो को अंतरिक्ष में अपने दम पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने और उनकी सुरक्षित वापसी की दिशा में एक पायदान और ऊपर पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता होने जा रही है। भारतीय नौसेना अब स्वदेश में विकसित तपस ड्रोन का ऑर्डर करने जा रहा है और ये ड्रोन समुद्र के ऊपर उड़ान भरेंगे और नौसेना को हर तरह की हलचल की जानकारी देंगे, जिनके आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं क्यों खास हो जाती है ड्रोन। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों पर अब दुश्मनों का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। देश के समुद्री इलाके में दुश्मनों की हर चाल नाकाम करने के लिए वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और तमाम जंगी जहाज तैनात है, लेकिन समुद्री सीमा की सटीक निगरानी के लिए नौसेना अब इस ड्रोन का इस्तेमाल करेगी, जिसका नाम है तपस। तपस का मतलब है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर द एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजॉन। ये ड्रोन समुद्री इलाके में उड़ान भरेगा और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा, ताकि नौसेना दुश्मनों की किसी भी नापाक कार्रवाई का समय पर माकूल जवाब दे सके। तपस ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है। देश में बना ये पहला स्वदेशी मानव रहित ड्रोन है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। नौसेना को फिलहाल 4 तपस ड्रोन की दरकार है, जो देश की समुद्री सीमा पर नजर रखने में मददगार होंगे। इस ड्रोन के निर्माण की तैयारी 2016 में शुरू की गई थी। 2023 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। नौसेना ने कर्नाटक के पास इसका टेस्ट किया था। इसे अरब सागर के ऊपर उड़ाया गया था। टेस्ट में पाया गया कि यह ड्रोन 18 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। टेस्ट के दौरान इस ड्रोन ने 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी। इस ड्रोन को लगातार 24 घंटे और 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान के लिए विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते हैं तपस ड्रोन की और कौन सी खूबियां हैं जो इसे खास बनाती हैं। तपस ड्रोन को उड़ान भरने के लिए लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। इसका इस्तेमाल छोटे रनवे से ही किया जा सकता है। इसका वजन 1800 किलोग्राम है। ये 350 किलोग्राम वजन को लेकर उड़ान भर सकता है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन का विकल्प बन सकता है। जहां पे तपस 201 की बात आती है, वो एक मीडियम रेंज सर्वेलेंस ड्रोन है, जो एक और लो कॉस्ट ऑप्शन है और इसका हाई एंड्योरेंस होता है। कई घंटे तक ये फ्लाइट में रह सकता है और ये आपकी रिकॉनेसेंस सर्वेलेंस के लिए आपका बहुत ही इफेक्टिव एक प्लेटफॉर्म।
तपस ड्रोन का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL मिलकर कर रहे हैं। 2 साल के अंदर इसका निर्माण कर दिया जाएगा और इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस तस्वीर की जिसमें जवानों के धैर्य और उनके शौर्य दोनों को देखा जा सकता है। दरअसल इन दिनों नॉर्थ सिक्किम में भारी बारिश से हाल बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। ऐसे में इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए सेना की त्रिशक्ति कोर देवदूत बनकर पहुंची। ऐसी एक तस्वीर यहां से सामने आई, जहां इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर के इंजीनियर्स ने नॉर्थ सिक्किम में उफनती नदी पर सस्पेंशन ब्रिज तैयार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 150 फीट लंबे झूला पुल को 48 घंटे के अंदर तैयार किया गया। उफनती लहरों से चंद फीट ऊपर ये पुल है और नीचे तेज रफ्तार से बहता नदी का पानी नजर आ रहा है। मतलब नदी को पार करना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। बावजूद इसके हर बाधा को पार करके जवानों ने वो कर दिखाया जिसे यहाँ असंभव माना जा रहा था। इस पुल के तैयार होने से सेना के जवान उन गांवों तक पहुंच पाए जिनका संपर्क भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद शहरों से कट गया था। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए 29 जून से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। ऐसे में सरकार तैयारियों में तमाम जुटी हुई है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं तो यात्रा मार्ग पर लंगर और भंडारा चलाने वाले सेवादारों का भी जमावड़ा है। यानी सिर्फ शिव भक्तों का ही नहीं उत्साह नहीं है, बल्कि स्थानीय लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यात्रा का। वहीं पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ, उनकी मदद करने वालों के खिलाफ फुल तैयारी कर ली है। पुलिस आतंकवादियों की मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जो लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। क्या एनिमी एजेंट्स एक्ट है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कराते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इस बार शिव भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। यात्रा में बहुत कम वक्त बचा है और जोर शोर से हर व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। यात्री सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पे हैं। इस वक्त हम नुनवन बेस कैंप जो है पहलगाम में यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है। अगर आप इस रूट की बात करें तो उसके बाहर है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है पुलिस पोस्ट बन रहा है और पूरा जो ये बेस कैंप है इसको आसपास से ग्रिल लगा के जो है अंदर टेंट लग चुके हैं। तो पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से और यात्रा जो है इस साल 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को जो है संपन्न होगी। लेकिन फाइनल टचेस इस वक्त तैयारियों को दे रहे हैं। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में सिर्फ ठहरने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर यात्रियों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती है, उसमें काफी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है। 21 जून को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में शामिल हुए थे और बाबा से सफल और सुरक्षित यात्रा की कामना भी की थी। लेकिन अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, इसलिए इस बार सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम किया जा रहा है। जो सुरक्षा के प्रबंध है इस बार भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट होंगे। सरकार के सूत्रों का माने तो दोनों रूट जो है, चाहे बालतल का रूट हो और चाहे ये पहलगाम का रूट हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का प्लान बनाया गया है और अगर आप सीआरपीएफ की बात करें, पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी सब जो है सुरक्षा यात्रा को देंगी। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत लंबा रूट है। जम्मू से अगर आप आते हैं इधर तो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का रूट है जिसको आपको सुरक्षा देनी होगी। तैयारी सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं की जा रही है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे और लंगर की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सेवा के लिए देश के अलग अलग जगहों से सेवादार पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है।
जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीन शेड की तैयारियां कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह तेजी से काम चल रहा है, लेकिन कारोबारियों का उत्साह अलग ही कहानी बयां कर रहा है। वो बेसब्री से श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यात्री का। हमें एक मौका मिले कि उनका अच्छे से खिदमत करने का मौका मिले हमें। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो आते हैं तो हमारा भी काम अच्छा रहता है, काम बढ़ जाता है, तो हम बेसब्री से इंतजार में हैं। आस्था की यात्रा का इंतजार सिर्फ शिव भक्तों को ही नहीं होता, यहाँ की स्थानीय लोग भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ताकि अमरनाथ यात्रा सही और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। और उम्मीद भी की जा रही है कि 50 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में इस बार यात्रियों की संख्या सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं काशी। बाबा का दरबार श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार नजर आ रहा है। यहाँ न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, बल्कि बाबा की आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इन सब के बीच मंदिर प्रशासन स्थानीय श्रद्धालुओं को 1 महीने के अंदर दर्शन की नई सौगात देने जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, यहाँ मौजूद बाबा के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार और दर्शन पूजन की सुविधाओं से यहाँ न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, बल्कि आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 13 दिसंबर 2021 को विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मई 2024 तक दर्शनार्थियों की संख्या 16 करोड़ 22 लाख तक पहुँच गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जनवरी से लगातार बहुत बड़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालु आने लगे हैं, जिसके कारण लाइन जो लगती है बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पूर्व से एक व्यवस्था बनाई गई थी कि स्थानीय लोग जो होते हैं सुबह उनके लिए घंटे के लिए खोला जाता है मंदिर, जब वो आकर दर्शन करते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने नियमित दर्शनार्थियों के पास बनवा रखे हैं, जो लोग नियमित रूप से किसी भी समय उस पास को लेकर आते हैं और सुलभ दर्शन की लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। बीच में कोरोना काल में श्रद्धालुओं की संख्या में जरूर थोड़ी कमी आई, लेकिन उसके बाद फिर उसमें जबरदस्त वृद्धि हुई। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या से दान में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 7 साल में बाबा विश्वनाथ की आय 4 गुना बढ़ी है। 2017-18 में जहां ये 20 करोड़ 14,56,838 रुपए से ज्यादा थी, वहीं 2018-19 में ये 26 करोड़ 65,41,673 से ज्यादा पर पहुंच गई। 2019-20 में 26 करोड़ 43,77,438 रुपए की आय हुई, तो 2020-21 में इसमें कोरोना की वजह से कमी आई और आय 10 करोड़ 82,97,852 रुपए के करीब रही। 2021-22 में एक बार फिर आय बढ़कर 20 करोड़ 72,58,754 रुपए के करीब रही। वहीं 2022-23 में आय बढ़कर 58 करोड़ 51,43,676 रुपए हो गई और 2023-24 में आय बढ़कर रिकॉर्ड 86 करोड़ 79,43,102 रुपए पर जा पहुंची। अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन स्थानीय लोगों को एक और सौगात देने जा रहा है। उनके लिए पहले से सुबह के समय 1 घंटे दर्शन की व्यवस्था थी ही, अब एक नई व्यवस्था भी 1 महीने के अंदर होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के खत्म होने के बाद अब सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक होने के बाद नई व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। परंतु एक नया विचार यह भी आया कि हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो प्रातःकाल उतना सुबह ना आ सकते हो किसी असुविधा के कारण, और बाकी भी समय कुछ डिमांड लोग कर रहे थे इस तरह की, हम लोग आते हैं और बहुत लंबे समय तक लाइन में लगना पड़ता है और हम रोज दर्शन करने वाले हैं, तो हमारा उतना जो काम करने वाले घंटे हैं वो खराब होते हैं, आय में हमारे घटोतरी होती है। तो जो मंदिर के आने से इकोनॉमी में बूस्ट हुआ उसका पूरा लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए मार्च में ये प्रस्ताव बनाया गया था कि उनको एक अलग गेट से लेकर और काशी के स्थानीय निवासियों को चिन्हित करते हुए उन्हें दर्शन की व्यवस्था कराई जाए। आचार संहिता समाप्त हुई है, जैसे ही अगली बैठक होती है हम लोग उसमें प्रस्ताव जो 4-5 विकल्प हमने बनाए हैं प्रस्तुत करेंगे और जो विकल्प उसमें से स्वीकार किया जाएगा समिति के द्वारा उस विकल्प को हम लागू कर देंगे। जाहिर है इस नई व्यवस्था के बाद स्थानीय लोगों के लिए दर्शन पूजन और सुलभ हो जाएगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकालने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 7 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर तस्वीरें उकेरकर मंदिर के रत्न भंडार को बचाने की मांग की है। पटनायक ने कहा है कि रत्न भंडार की स्थिति खराब है और उसे जल्द से जल्द रिपेयर करने की आवश्यकता है। 7 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आरोप है कि रत्न भंडार की कंडीशन खराब है। मानसून के मौसम में रत्न भंडार के अंदर पानी का रिसाव होता है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर रत्न भंडार की तस्वीरें उकेरकर उसे रिपेयर कर दुरुस्त करने की मांग की है। हमारा एक कला के थ्रू मैं अनुरोध करता हूं, सरकार भी जितना जल्दी हो सकता है उसके ऊपर एक ठोस कदम उठाए और रत्न भंडार का जो मरामती का काम है वो शुरू कर दे। नहीं तो अभी बारिश का सीजन भी आ रहा है, जो नुकसान बहुत ज्यादा हो गया और भी ज्यादा होने का संभावना है। सुदर्शन पटनायक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट के साथ साथ मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं। पटनायक का कहना है कि समिति ने 2018 में रत्न भंडार का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में पाया गया कि भंडार में कई जगह दरारें हैं। इन दरारों से बारिश का पानी अंदर आ सकता है और उसे रिपेयर करने की सख्त जरूरत है। लेजर स्कैनिंग में बाहरी दीवार और जोड़ों में दरारें पाई गई थी। जो रत्न भंडार है वो भंडार का जो लास्ट जो टीम हमारा गए थे देखने के लिए, खुलने के लिए रत्न भंडार 2018 में, और वो 18 में जो टीम गए थे, इन लोगों ने एक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भंडार के अंदर जो है बहुत सारे जगह में सीपेज हो रहा है। वहाँ पर प्लास्टर जो है वो छोड़ के दीवार से नीचे गिरा हुआ है। कई कई पे छोटा छोटा पत्थर भी वहाँ पर गिरा हुआ है। कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, इसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अगर 2018 में ये रिपोर्ट आया था कि रिपेयर करना बहुत जरूरी था, क्यों ASI को 6 साल तक वेट किया गया? अभी तक भी भंडार जो रत्न भंडार जो है अभी तक खुला नहीं है। रत्न भंडार खोले जाने का मामला ओडिशा हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। अदालत के आदेश के अनुसार 4 अप्रैल 2018 को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष को खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त चाबियां नहीं मिली थी। रत्न भंडार के अंदर गए अधिकारियों, सेवकों और विशेषज्ञों को बाहरी कक्ष से वापस लौटना पड़ा था। This person has given a complete misleading statement, and this misleading statement has hurt many people in Odisha. So basic thing is he has no authority to do so. He has not been instructed by anybody to do so, but on his own he has given a misleading statement, doing it very carefully to initiate the process of opening of Ratna Bhandar. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा था कि श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 8 जुलाई को खोलकर निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन अब इसके 8 जुलाई को खोलने पर सवालिया निशान लग चुके हैं। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि रत्न भंडार खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने ASI के बयान को गलत बताया है। रत्न भंडार में भगवान के बहुमूल्य आभूषण रखे हैं। आपको बता दें कि रत्न भंडार आखिरी बार 1985 में खोला गया था। रत्न भंडार के 2 हिस्से हैं, अंदरूनी और बाहरी। 1985 तक 2 हिस्सों में बटे रत्न भंडार के अंदरूनी कक्ष को किसी ने देखा नहीं था। बाहरी कक्ष नियमित रूप से खोला जाता है और त्योहारों पर पुजारी आभूषण निकाल ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के राम मंदिर में 3 नए बदलाव हो गए हैं। ट्रस्ट ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि ये फैसले राम भक्तों की भलाई को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। हालांकि मंदिर के पुजारी और अन्य साधु संत इन नियमों के पक्ष में नहीं है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रस्ट ने क्या बदलाव किए हैं। रामनगरी अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पूरे देश और दुनिया के राम भक्त यहाँ पहुंचकर बालक राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर श्रद्धालु के मन में ये इच्छा होती है कि वो करीब से प्रभु श्री राम का दर्शन करे, पुजारी तक पहुंच सके और पुजारी उसको प्रभु राम का प्रसाद
और चंदन लगा सके। लेकिन अब आप अयोध्या जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इन व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर की व्यवस्था में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये कि अब कोई खास व्यक्ति हो तो उसको मंदिर परिसर में चंदन या तिलक नहीं लगाया जाएगा। दूसरा बदलाव ये कि अब किसी को चरणामृत भी नहीं दिया जाएगा। और तीसरा और सबसे अहम बदलाव ये है कि अब दर्शनार्थी पुजारी को दक्षिणा देने के बजाय केवल दान पात्र में ही दक्षिणा अर्पित कर सकेंगे। ट्रस्ट के जरिए किए गए इन बदलाव की मुख्य पुजारी पुष्टि करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हर मंदिर में भक्तों को चरणामृत और चंदन लगाया जाता है। रामनंदी शास्त्रों में वर्णन है कि रामनंदी परंपरा के मंदिर में चरणामृत दिया जाए, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों को इसके लिए वंचित किया है। लेकिन इसमें ये 2 चीजें जो बंद हुआ है वो समय पता नहीं चलता। ये ट्रस्ट ही बताएगा कि क्यों है, कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार है तो इसमें उनका चरणामृत और टीका है। जो ये क्या होता है, भगवान को जब चंदन लगाया जाता है वही बचा होता है और वही चंदन दर्शनार्थियों को दिया जाता है। और उसके बाद में जो चरणामृत होता है वो इसी रूप में होता है कि हम चरणामृत पी लेते हैं तो हमारे जितने प्रायश्चित हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ये हमको मुक्ति भुक्ति मिलती है। वहीं अयोध्या के दूसरे साधु संत भी इसे शास्त्र सम्मत नहीं मानते। उनका मानना है कि भक्त दर्शन के बाद तिलक और चरणामृत की इच्छा रखते हैं जो पूरी होनी चाहिए। राष्ट्र के लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं, एक विश्वास से, एक श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, रामलला को निहारते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ दर्शन करने के पश्चात अगर चन्ना अमृत न दिया जाए, प्रसाद न दिया जाए और उनके माथे पे तिलक ना हो राम की नगरी में, तो यहाँ हमारे हिसाब से यह दुर्भाग्य का विषय है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोग हैं और जो पुजारी जन है, पुजारी समुदाय है, वो उनकी व्यवस्था है कि किसको चंदन लगा पा रहे हैं, चरणामृत नहीं दे पा रहे हैं कि दे पा रहे हैं, प्रसाद वितरण में क्या बाधाएं आ रही हैं, यह अभी दूर की जानी चाहिए। वहीं दिल्ली से अयोध्या दर्शन के लिए आए एक राम भक्त की राय ये भी है कि इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होना चाहिए था। आज हम अयोध्या धाम भगवान राम के दर्शन करके आए हैं और हम चाहते हैं जो भी वहाँ पर भक्त जा रहे इतने दूर से आते हैं उनको चंदन लगाया जाए, प्रसाद दिया जाए, जो मंदिर की मर्यादा होती है अति उत्तम रहेगा वो, और उससे आने वाले लोगों में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द होगा और भगवान की कृपा उनके ऊपर ज्यादा रहेगी। दरअसल राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ उनके अति करीब जाकर पूजन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए ट्रस्ट ने विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन भक्तगण किसी न किसी तरह भगवान के दर्शन समीप से ही करना चाहते हैं। इस लालसा में हर कोई वीआईपी दर्शन करने को उत्सुक रहता है। साधारण दर्शन करने वाले भक्तों को पंक्तिबद्ध करके बैरिकेडिंग के अंतर्गत दर्शन करवाया जाता है, लेकिन वीआईपी दर्शन करने वाले भक्तों को कुछ और निकट से रामलला के दर्शन का अवसर मिल पाता है। यहाँ दर्शन के पश्चात पुजारियों की ओर से उनके मस्तक पर चंदन भी लगाया जाता है और चरणामृत देकर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता रहा है। इसीलिए आम दर्शनार्थियों को ध्यान में रखकर ट्रस्ट ने ये बदलाव किए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में सब समान है, इसलिए किसी को खास नहीं माना जाएगा, सबको समान माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। और अब आपको गुजरात के कच्छ की एक तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि कुदरत के साथ मनमानी करने का क्या अंजाम हो सकता है। कच्छ में युवाओं की एक टोली 2 कार के साथ समुद्र किनारे पहुंची, फिर उन्होंने स्टंट करते हुए अपनी कार समुद्र के गहरे पानी में उतार दी, लेकिन तभी हाई टाइड आ गया। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने से दोनों कार और उसमें बैठे सवार लड़के जो हैं वहां पर फंस गए। हाई टाइड लगभग दोनों गाड़ियों को अपनी आगोश में ले चुका था, चपेट में ले चुका था। तभी वहां मौजूद गांव के लोगों की नजर समुद्र में फंसी गाड़ियों पर पड़ती है, जिसके बाद गांव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गाड़ी समेत सभी को बाहर सकुशल निकाला।
बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कच्छ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। और अब बात मानसून की, जिसकी तमाम राज्यों में एंट्री हो चुकी है और अब राहत के बादल गुजरात और मध्य प्रदेश तक पहुंच गए हैं। जल्द मानसून यूपी पहुंचने वाला है। उससे पहले भोपाल समेत मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहर में जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी मानसून कुछ दिनों में दाखिल हो जाएगा। हालांकि मानसून के आने से पहले ही दिल्ली का मौसम खुशनुमा है। वीकेंड पर सुबह शाम ठंडी हवा चल रही है। इस बीच राजधानी के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी हुई, जिसके चलते तपती गर्मी से दिल्ली और आसपास के शहरों को राहत दी। मौसम विभाग की माने तो अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में मानसून बरसने वाला है। उधर पहाड़ों पर बारिश और कई जगह बर्फबारी देखने को मिली। बात करें देहरादून की तो वहां जमकर बादल बरसने से पारा लुढ़क गया। इससे पहले मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। सैर सपाटा पसंद लोगों को मौसम का ये रंग काफी भा रहा है। बरखा आई, फुहारों की बहार लाई। राहत का ये मौसम सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में लोगों को गर्मी के इस मौसम में बारिश ने राहत का पैगाम दिया। नोएडा से लेकर जौनपुर तक बारिश ने मौसम खुशनुमा बना दिया। लोगों को गर्मी से राहत मिली और लोगों ने सुकून की सांस ली। दिल्ली एनसीआर में रविवार को बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार यानी 24 और 25 जून को दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है। बारिश के बाद सूरज की तपिश एक बार फिर लोगों का जीना मुहाल कर रही थी, लेकिन रविवार को तो जैसे मौसम का रुख ही बदल गया। मुंबई तक में मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही सुहावना दिखा। माया नगरी मुंबई हो या एमपी की राजधानी भोपाल, बादल झूम कर बरसे और सबको भिगो दिया। मैदानी इलाके तो गर्मी से तप ही रहे थे, लेकिन इस साल तो भीषण गर्मी ने पहाड़ों में भी तपिश का खूब एहसास कराया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश को भी हीट वेव का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब इन राज्यों में राहत की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देहरादून की है, जहां जमकर बदरा बरसे, जिसने करीब 1 महीने बाद जाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। आज देश के ज्यादातर इलाकों के आसमान में बादलों का डेरा है, तो फिजाओं में ठंडी ठंडी हवाओं का बसेरा। मानसून अच्छे स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके आने वाले दिनों में पश्चिमी और पूर्वी भारत में काफी एडवांस होने की उम्मीद है। अगर मानसून के फैलाव की बात करें तो मानसून की पश्चिमी शाखा ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रही है। ये दक्षिण राज्यों को कवर करता हुआ दक्षिणी गुजरात तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में फैल चुका है और झमाझम बारिश से भिगो भी रहा है। इसके अलावा उड़ीसा और दक्षिणी झारखंड में भी मानसून की वजह से अच्छी बारिश हो रही है। पूर्वी शाखा इस साल थोड़ी कमजोर साबित हो रही है, उसकी रफ्तार भी उतनी अच्छी नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो इसका फैलाव अच्छे से हो चुका है। बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मानसून अपना असर दिखा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 दिनों में मानसून बिहार, झारखंड को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है तो हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल चुके हैं। वैसे भी भीषण गर्मी की वजह से लोगों ने पहाड़ों का रुख किया हुआ है। जब से बारालाचा में उसके पास नजदीक बर्फबारी की खबर निकल कर आई है, बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पहुंचना शुरू कर दिया। यानी बारिश और बर्फबारी से न सिर्फ लोगों को राहत मिली है, बल्कि एंजॉय करने का एक मौका भी। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा और शिंकुला दर्रे के पास की हैं। पूरा मौसम बर्फ के फुहारों से सफेद दिख रहा है और सैलानी बर्फबारी देखकर अपना सुध-बुध खो बैठे हैं। हर कोई इस मौसम में बर्फबारी का आनंद लेना चाह रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में अचानक मौसम ने करवट ली और बारालाचा और शिंकुला दर्रे समेत ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और इसके साथ ही पर्यटकों के चेहरे खिल गए। उत्तर भारत के मैदानों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिन्हें प्रकृति ने तोहफा दिया है बर्फबारी का। वीकेंड होने की वजह से कुल्लू और मनाली समेत वादियों में भारी संख्या में सैलानी नजर आए। बर्फबारी की खबर से बारालाचा पास के पास पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में भी ठंडक बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम की खुशमिजाजी की ये तस्वीर मुंबई की है। यहाँ पर रविवार को बारिश के साथ सुबह की शुरुआत हुई तो मानो लोगों को एंजॉय करने का मौका मिल गया। हल्की बारिश का मजा लेने लोग मरीन ड्राइव पहुंच गए। बारिश के बूंदों में भीगने से वो अपने आप को रोक नहीं सके। बहुत मजा आ रहा है। बारिश बहुत ही सही टाइम पे हुई है। हम जस्ट यहाँ वॉक करने आए थे बट एकदम से बारिश हुई एंड इट इज अमेजिंग। लुत्फ ले रहे, आनंद ले रहे, सब लोग मौसम का मजा ले रहे हैं। बेहतरीन यहाँ का नजारा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और यही सब एंजॉय करने के लिए हम लोग गुजरात से यहाँ पे आए। हैदराबाद में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश यहाँ के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आई है। लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सोनाक्षी सिन्हा की शादी की। 23 जून यानी कल सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। कपल की रजिस्टर्ड मैरिज सोनाक्षी के बांद्रा के अपार्टमेंट में हुई। वहीं रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर इकबाल का तिलक किया। शादी के ठीक बाद मुंबई के दादर में बेस्ट्रियन रेस्टोरेंट में कपल का रिसेप्शन भी हुआ, जिसमें बॉलीवुड सितारों के साथ कई नामी ग्रामी लोग शामिल हुए। अनिल कपूर, चंकी पांडे, काजोल, रवीना टंडन, विद्या बालन, सायरा बानो, पूनम ढिल्लो से लेकर कई एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। वहीं ऋचा चड्ढा, अली फैजल, सिद्धार्थ रॉय कपूर से लेकर लूलिया वंतूर भी इस खास मौके पर मौजूद रहीं। अरबाज खान अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे। सोनाक्षी और जहीर ने इस खास मौके पर स्पेशल डांस भी किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोनाक्षी और जहीर के रिसेप्शन की हर तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने पहले रजिस्टर्ड मैरिज की, उसके बाद हुई रिसेप्शन पार्टी में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां न्यूली मैरिड कपल को आशीर्वाद देने पहुंची। अनिल कपूर, चंकी पांडे, काजोल, रवीना टंडन, विद्या बालन, संजय कपूर और तब्बू ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रेखा, सायरा बानो, पूनम ढिल्लन से लेकर कई एक्ट्रेस अपने जमाने के एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची थी। तो आज के जमाने के ऋचा चड्ढा, अली फैजल, सिद्धार्थ रॉय कपूर से लेकर लूलिया वंतूर भी इस खास मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पीछे नहीं रहे। अरबाज खान अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे तो गायक और रैपर हनी सिंह भी सोनाक्षी और जहीर को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा लगा था तो पार्टी में मस्ती भी जमकर हुई। दुल्हा दुल्हन भी इसमें पीछे नहीं रहे और जमकर डांस किया। लाल सिल्क साड़ी में सोनाक्षी और ऑफ व्हाइट शेरवानी में जहीर चमक रहे थे। सोनाक्षी सिन्हा की शादी में पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां पूनम सिन्हा की खुशी साफ झलक रही थी। सोनाक्षी और जहीर पिछले 7 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब दोनों ने रिश्ते को नाम दे दिया है। वेडिंग सेरेमनी में दुल्हा दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड हुमा कुरैशी के साथ कई और भी दोस्त मौजूद थे। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक महत्वपूर्ण खबर की बात कर ली जाए। आपके पसंदीदा चैनल यानी गुड न्यूज टुडे की खबर का असर देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा के एक इलाके में पिछले 3 महीने से बिजली की आंख में चोली चल रही थी। इस भीषण गर्मी में वहां के लोगों की परेशानी को जीएनटी ने महसूस किया और वहां बिजली सप्लाई को अपना एक मुहिम बनाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब वहां लोग चैन की नींद ले रहे हैं। देखिए। देखो आपकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ है, असर बहुत हुआ है। पहले से बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा। अब बच्चे दिन में भी सो लेते हैं, रात में भी सो लेते हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली की भीषण समस्या का मुद्दा जीएनटी ने उठाया तो उसका साफ असर दिख रहा है।
कभी मुरझाए हुए चेहरे पर अब मुस्कान तैर रही है। मामला दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के ओल्ड हैबतपुर का है, जहां लोगों को बिजली का दर्शन दुर्लभ हो गया था। 24 घंटे में महज कुछ मिनट ही लाइट आती थी। इस भीषण गर्मी में इस परेशानी ने यहां के निवासियों की नींद उड़ा दी थी। इसके बारे में पता चलने पर जीएनटी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। धन्यवाद। नहीं, आप कल भी आए थे, आप आज भी आप आए हो, लाइट है यहाँ पर? नहीं है ना, कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है और रात को भी नहीं रहेगी। लाइट तो आ रही है मैडम, 2 दिन से सुधार है। सुधार है, राहत है। राहत तो है मैडम, 2 दिन से लाइट सही आ रही है। ये उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, हमको 1.5 महीना तो लाइटें नहीं थी। अब तो बदलाव हो रहा, बिल्कुल बदलाव हो गया है, हो नहीं रहा, हो भी गया है। हम लोग 2 दिन से खूब बढ़िया सो रहे हैं। अब तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है, आपकी खबर का असर हुआ है। जीएनटी पर खबर दिखाए जाने के बाद ओल्ड हैबतपुर में न सिर्फ लाइट आ चुकी है, बल्कि इलाके में खराब पड़े ट्रांसफार्मर को भी बदला जाने लगा है, जिससे आगे बिजली की इलाके में और दुरुस्त व्यवस्था हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा के ओल्ड हैबतपुर से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। बिल गेट्स ने कहा है कि बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको कभी कभी बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।